है कि आज मैं यादव हूँ। मैं इस बात से गौरवान्वित हूँ क्योंकि मैं यदुकुल में पैदा हुई हूँ। दिव्य दरबार एक चमत्कारी है, यूथ इससे भटकेगा नहीं मैम। मैम आपने जैसे अभी बताया कि आप उन्हें ईश्वर मानती है, उन्हें इतना आदर देती हैं, भगवान के तुल्य मानती हैं। मैम उन्हीं के भाई, ठीक है, उन्हीं के भाई उन्होंने कट्टा लेके, तमंचा लेके, एक गरीब परिवार, आप खुद बीजेपी की हैं, ठीक है, आप एक नेता हैं, आप लोगों की मार्गदर्शन के आइडल हैं आप लोगों की। उन्हीं का एक भाई घर में दलित के घर जाके तमंचा लेके पहुंच जाता है गरीब परिवार के, दलित परिवार के साथ। आपके हिसाब से जो आपकी इतनी फैन फॉलोइंग आपकी भी है, तो आपको क्या लगता है वो भीड़, जो श्रद्धालु जो आएंगे, इतने पब्लिक आएगी, वो आपकी फैन फॉलोइंग के कारण आएगी या धीरेन्द्र शास्त्री जी की फैन फॉलोइंग के कारण आएगी? मुस्लिम महिलाएं, ना क्रिश्चियन, ना सिख, ना ईसाई, कोई भी जाति की नहीं, तो क्या आप उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि अगली बार आए तो वो जब विवाह करवाएं तो मुस्लिम महिलाएं, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, उनकी बेटियों को भी शामिल करें? नमस्कार, 7 आई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनेरिया। नमस्कार मैम, 7 आई न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं रोशनी यादव इस क्षेत्र की बेटी और बहन कही जाती हूँ और जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 6 से अभी जिला पंचायत सदस्य चुनी गई हूँ और अभी बीजेपी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। मैम हमारे को जो अभी जिस से सूचना मिली है हमें कि आप 4 तारीख को दिव्य दरबार लगा रही हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का, तो आपको इसका अनुमान है कि कितनी पब्लिक आएगी और आपको कैसे इसका विचार आया कि हमें धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाकर दिव्य दरबार लगाना चाहिए? ये विचार बहुत ही स्वाभाविक विचार है, चूँकि मैं बागेश्वर धाम शिष्य मंडल की शिष्या भी रही हूँ और बहुत ही लंबे समय से धाम से जुड़ी हुई हूँ और मेरे बुंदेलखंड ही नहीं अपितु पूरे देश विदेश में हमारे परम पूज्य संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पूजा जाता है, माना जाता है। उनमें सत्य के प्रति लोगों की आस्था है, जो हमेशा वो हिंदुत्व और सनातन धर्म का एजेंडा लेके इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तो हम सब उस आस्था के साथ जुड़े हैं क्योंकि वो समरसता का रस घोलने का काम कर रहे हैं, एक पूरे देश में धार्मिक वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। तो उसके साथ हमारा पूरा बुंदेलखंड है और चूँकि बुंदेलखंड से जब हमने गांव के अंदर जाकर देखा कि लोग बागेश्वर धाम से उनकी बहुत आस्था जुड़ी है, तो अमूनन मुझे लगता है कि 1 साल पहले का मैंने पूर्व में दिव्य दरबार की तारीख ले रखी थी, जिसकी तारीख लगभग मुझे लगता है 4 सितंबर थी, पर कुछ महाराज जी की व्यस्तता और कुछ अनौपचारिकता के कारण वो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। तो चूँकि मैंने इस क्षेत्र से प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि एक बार हम महाराज जी का दिव्य दरबार करवाएंगे, चूँकि यहाँ सबकी लोगों की आस्था जुड़ी है और चूँकि रामराज्य स्थापित करने की वो बात करते हैं, चूँकि वहाँ बागेश्वर बालाजी का मंदिर प्रांगण है और रामराजा सरकार के शरणार्थी रहे हैं हमारे बजरंगबली। तो मुझे लगता है कि एक रामराजा ओरछा रामराजा की नगरी में एक दिव्य दरबार तो लगना चाहिए था, ताकि हमारा निवाड़ी जिला सुंदरता और भव्यता को प्रदर्शित करे और हमारे बागेश्वर धाम सरकार को भी लगे कि निवाड़ी में उनका स्वागत, और मैं ये मानती हूँ कि हमारे निवाड़ी के सभी परिवारजन, प्रियजन भव्यता के साथ, बहुत ही सुंदरता के साथ इस नगरी को सुंदर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और ये कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही प्रियता के साथ समाप्ति की ओर जाएगा। मैम आप किसी पहचान की मोहताज नहीं है इस क्षेत्र के लिए, आप बेटी हैं, बहू हैं इस क्षेत्र की, और जो हम आपके हिसाब से जो आपकी इतनी फैन फॉलोइंग आपकी भी है, तो आपको क्या लगता है वो भीड़, जो श्रद्धालु जो आएंगे, इतने पब्लिक आएगी, वो आपकी फैन फॉलोइंग के कारण आएगी या धीरेन्द्र शास्त्री जी की फैन फॉलोइंग के कारण आएगी? ये मैं मानती हूँ कि जो मेरे ज़िले के परिवारजन हैं, आसपास के लोग हैं, वो इस बेटी के सम्मान को बढ़ाने के लिए आएगी, लेकिन भक्त और श्रोतागण के रूप में मेरे बागेश्वर धाम सरकार को ही सुनने आएंगे और उनका आशीर्वाद लेने आएंगे। और मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ, मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की बहू हूँ, तो मैंने दोनों राज्यों में अपने साहस को और सम्मान को कायम करने के लिए निकल पड़ी हूँ। और बुंदेलखंड, चूँकि राम राज्य की मेरे बागेश्वर धाम सरकार भी इसकी बात करते हैं और उन्होंने बुंदेलखंड की किसी ने चिंता नहीं की। मैं उनको संत नहीं, मैं उनको इस बुंदेलखंड का दीन दाता और ईश्वर मानती हूँ, इसलिए कि यहाँ राजनीति में तो लोग रह कर के काम करते हैं, लेकिन सुध कोई नहीं लेता कि गरीबी को, उसके गरीबी से ऊपर उठकर हम विकास की ओर कैसे ले जाएं। तो उन्होंने इस बुंदेलखंड की चिंता की और यहाँ कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा करके इस बुंदेलखंड को गदगद किया है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करती हूँ। मैम आपने जैसे अभी बताया कि आप उन्हें ईश्वर मानती है, उन्हें इतना आदर देती हैं, भगवान के तुल्य मानती हैं। मैम उन्हीं के भाई,
ठीक है, उन्हीं के भाई उन्होंने कट्टा लेके तमंचा लेके एक गरीब परिवार, आप खुद बीजेपी की हैं, ठीक है, आप एक नेता हैं, आप लोगों की मार्गदर्शन के आइडल हैं आप लोगों की, उन्हीं का एक भाई घर में दलित के घर जाके तमंचा लेके पहुंच जाता है गरीब परिवार की, दलित परिवार की शादी में, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल, अगर कोई गलत है, मैं हमेशा सत्य के साथ हूँ, चाहे वो मेरे घर का भाई हो, अन्यथा कोई भी हो। अगर वो गलत है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर वो गलत नहीं है तो उस पर जो भी सबका निर्णय होगा उसमें स्वीकारता होगी। पर चूँकि एक घर में, परिवार में अगर किसी के 2 बेटे हैं या 2 बेटियां हैं तो ये उसके संस्कार और माता पिता के जो संस्कार होते हैं उस पर भी निर्भर करता है, और वो किस समाज में उठता बैठता है उस पर भी निर्भर करता है। तो एक ही माता पिता के 2 बेटे एक गुणों की, संस्कार की लेख को लिखता है और एक अवगुणों को अपनाते हुए समाज में बुराई पैदा करते हुए असमानता की ओर भी जाता है। तो मुझे लगता है कि चूँकि उम्र का एक दशक होता है, अगर जब हमें कोई मैच्योरिटी आती है उसके साथ कभी कभी हम बहकते हैं, गलतियां कर जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा तो संभवतः ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन आप हमारे आइडियल हैं या हम किसी के शरणार्थी हैं, उसको हम एक नज़रिए से नहीं तौल सकते, क्योंकि एक जगह कोई दीन दुखी का सहारा बनता है, 121 कन्याओं का विवाह करते हैं लगातार, जिन बेटियों का आप शायद उस लिस्ट को उठाएंगे तो उसमें केवल 2 बेटियां सामान्य वर्ग की हैं, बाकी SC ST और पिछड़े से आती हैं। तो ऐसे धर्मार्थी जो बेटियों के धर्म पिता बन के उनका कन्यादान करते हैं, और अगर इसमें किसी भी हमारे छोटे भाई या किसी द्वारा गलती होती है तो ज़रूर उस पर जो हमारा शासन या जो दंड दिया जाएगा वो बिल्कुल उसके साथ है। मैम, आपने जैसे बोला उन्होंने 125 कन्याओं का विवाह कराया, आपने बोला 2 सामान्य कन्याएं, पर क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि सबसे पहले जिस गांव में उनने जन्म लिया, जिस गांव से आज वो इतना आगे बढ़े हैं, जिस गांव में उनका बचपन बीता है, उसको आगे बढ़ाया जाए। वहाँ की बेटियों ने भी, उनके परिवार वालों ने भी उसमें दिए थे, बट उनकी अर्जी स्वीकार नहीं की गई। नहीं, मैं बिल्कुल आपके इस बात से सहमत इसलिए नहीं होंगी क्योंकि जब अगर आसपास की जो बेटियां भी अर्जी लगाती हैं, और सबसे बड़ी बात आप ये कहीं भी देखें, आप जिस परिवार से, जिस क्षेत्र से, जिस समाज से आते हैं, या तो वो समाज आपका सम्मान बढ़ाता है, लेकिन जहाँ पे आप रोज़ उठते बैठते हैं तो अमूमन ये विचार आता है, एक छोटी सी कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। उनको वो विश्वास नहीं हो पाता कि ये तो हमारे बीच में ही पैदा हुए हैं, हमारे बीच में ही जन्मे हैं, और आज वो महाराज और आज वो रोशनी बिटिया जो मध्य प्रदेश में जाने जाएं, तो ये संभवतः उनको स्वीकारने में समय लगता है। और जब इंसान विश्वास नहीं करता है तो उसकी अर्जियां नहीं स्वीकारी जाती हैं, और जो पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ अपनी अर्जी लगाता है तो संभवतः उसकी अर्जी स्वीकारी जाती है। जैसे कि मेरी अर्जी स्वीकारी गई और दिव्य दरबार का मुझे यहाँ मौका मिला है। एक और सवाल है, जैसे पर्यावरण को लेकर है, आजकल सब बात करते हैं पर्यावरण को हार्म हो रहा है, उसे बचाना चाहिए बचाना चाहिए। हम लोग वहाँ होकर आए, हमने देखा है कि वहाँ एक बड़ी पहाड़ी थी, उसको कट करा गया, 125 कन्याओं का विवाह हुआ, मान लीजिए उसके लिए कट हुआ, पर उसी पहाड़ी से कितनी सारी लकड़ियाँ डेली यूज़ की जा रही है उसी की जगह के लिए, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है पर्यावरण बचाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जल ही जीवन है, प्रकृति के बिना जिया नहीं जा सकता, और एक वातावरण, माहौल बनाया जाता है। लेकिन जब हम गरीबों का, जिनका मुझे पेट पालना है, क्योंकि भूख के बिना या भूखे पेट के बिना हम खड़े नहीं हो सकते, हम जी नहीं सकते, तो अगर उन लकड़ियों को काट कर उन पे भोजन पकाकर हम अगर 10,000 गरीब को भोजन खिलाते हैं तो मुझे लगता है कि वो लकड़ियाँ काटना स्वाभाविक है उनको बचाने से। पर हमें उतनी ही मात्रा में उसको लगाने की भी पहल करनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि महाराज जी लगातार पर्यावरण के साथ खड़े हैं और निरंतर पौधे लगाने की मांग करते हैं, और मुझे लगता है अमूमन अभी तक वो शायद लाखों की संख्या में पौधे लगा भी चुके हैं। एक यूथ हैं, एजुकेटेड हैं, और ये दिव्य दरबार का जो आपका विचार है बहुत अच्छा है, पर ये दिव्य दरबार एक चमत्कारी है, यूथ इससे भटकेगा नहीं मैम? मुझे लगता है जब यूथ अगर पढ़ा लिखा है और वो समझदार भी है, एजुकेटेड है, तो उसकी समझ और उसकी नॉलेज उतनी है कि वो चमत्कार से हो रहे वातावरण को वो समझ सकता है, उसकी समझने की शक्ति है। ये चमत्कार ना होते हुए ये आपकी स्पष्टता को दिखाता है, या आपकी मनोदशा को दिखाता है कि मैं अगर बागेश्वर धाम से जुड़ी हूँ
या मैं किसी मंदिर से ओरछा रामराजा से मेरा लगाव है, तो मैं इसी नगरी में मेरा निवास है। लेकिन जब भी मैं ओरछा रामराजा नगरी के बारे में सोचती हूँ, रामराजा के पास जाने का सोचती हूँ, और उस प्रांगण में एंटर ही, प्रवेश करते ही मेरी जो भी निगेटिविटी या जो भी मेरे दुख हैं वो सकारात्मक रूप में बदल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बार दारू के ठेके पे बैठने से और बुराइयों की संगति में चलने से अच्छा है कि हम चमत्कार को स्वीकारें और धाम पर जाकर अर्जियां लगाएं और अच्छे गुणों को अपनाएं और संस्कारों को अपनाएं। मैम, आजकल का समय है चमत्कार को नमस्कार, ये तो आप जानती हैं। इसीलिए बागेश्वर धाम इतने चर्चा में आए क्योंकि उन्हें चमत्कार को नमस्कार हो रहा है। और भी संत हैं और भी साधु हैं जो कथा भी करते हैं, बड़े बड़े पूज्य स्थान पे बैठे हैं, पर वो कभी इतने चर्चा में नहीं आए जितनी चर्चा में बागेश्वर धाम सरकार है। बागेश्वर धाम चर्चा में आए हैं, मुझे जो मेरे अनुमान के आधार पर मैं बात करूं तो वो बहुत ही स्पष्टता के साथ, बेबाकता के साथ, बहुत ही प्रखरता के साथ अपनी बात को रखते हैं। ये उनमें साहस है और ये साहस हर कोई नहीं जुटा पाता है। और जैसे कि आपने एक बात कही है कि चमत्कार को नमस्कार, तो उनके चमत्कार को लोग नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन वो किसी के चमत्कार को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। वो केवल और केवल बालाजी हनुमान जी के सेवक होकर केवल उनके चमत्कार की महिमा को पूरे देश में, विदेश में फैला रहे हैं। और इस बात का हमें गौरव है, हम इस बात का सम्मान करते हैं, उन पे गौरव महसूस करते हैं कि हमारे कम से कम देश विदेशों में उन्होंने अपने भक्त बनाए हैं जो बागेश्वर धाम आने पर मजबूर हैं, उन शक्तियों को मानते हैं। क्योंकि ये पूरा बुंदेलखंड है, इस बुंदेलखंड में आप घूमें, परखें, यहाँ आस्था का प्रतीक है। और यहाँ हर गांव में आपको कम से कम एक गांव में 1 से लेके 5 तक मंदिर मिलेंगे। और यहाँ हर मड़िया में एक पत्थर की मूर्ति है, अगर चंदन हम लगा दें तो उसको भी हम प्रणाम करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, तो हम उसको संस्कृति मानते हैं, उसको चमत्कार नहीं मानते हैं। और हमारा फ़र्ज है, ये हम सबकी आस्था है कि हम संस्कृति को प्रणाम करते हैं और भविष्य में हमेशा हम उसको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। सनातन धर्म उनका विशेष मुद्दा रहा है शुरू से, जहाँ जाते हैं सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म में अभी हमने शादियाँ करी 125, पर सनातन धर्म में ना उनने मुस्लिम महिलाएं आई, ना क्रिश्चियन, ना सिख, ना ईसाई, कोई भी जाति की नहीं। तो क्या आप उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि अगली बार आए तो वो जब विवाह करवाएं तो मुस्लिम महिलाएं, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, उनकी बेटियों को भी शामिल करें? बिल्कुल, ये शामिल होने का विषय नहीं है। अगर वहाँ पे कोई ऐसी मुस्लिम बहन भी अगर अर्जी लगाने जाती है, आपने शायद पूर्व में उनका दरबार देखा हो, तो एक मुझे लगता है कोई राजस्थान की बहन है जो विदेश में निवास करती हैं, या मैं नहीं बता सकती अनुमानित, पर उनकी इच्छा है शायद नेपाल की कि मैं बागेश्वर धाम में मेरी शादी हो। तो ये उनके आस्था का विषय है, वो अर्जी लगाएंगे तो उनकी अर्जी ज़रूर स्वीकार होगी। और महाराज जी ने तो ये परिवर्तन करके दिखाया है कि जो मुस्लिम बहनें या जो भाई हैं उनका धर्म परिवर्तित करके हमें हिंदू समाज में उनको स्थान दिया है, तो उन्हें बहन बनाया ना। जैसे आपने बताया उस विचारधारा को जो हिंदू से खींच करके उनको दूसरे धर्म में ले जाने का काम कर रहे हैं, यहाँ धर्म का विषय नहीं है। सनातन की परिभाषा है कि हम सनातन को प्रचारित करते हुए हम संस्कार और एक धार्मिकता का वातावरण बनाएं। इस सनातन में सारे पंथ समाहित हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, ये विषय ही नहीं है। जो सनातन की परिभाषा को वो फैला रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ विषय ये है कि हम सब एक हों, एक होकर एक दूसरे का सहारा बनकर हम आगे बढ़ें। जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें गीता और रामचरित मानस का जो है एक एनवायरनमेंट बने, ताकि हम उसको पढ़ें। क्योंकि हम गीता के श्लोकों से, आपने सुना होगा कि कृष्ण जी ने पूरी महाभारत लिख डाली। उनको ये पता था कि धर्म और अधर्म है, अगर हम अधर्म की ओर जाते हैं तो पूरे जो है पांडवों के परिवार का सबका विनाश होने जा रहा है। तो वो इस अधर्म करने का साहस क्यों जुटाते? अगर वो ये महाभारत नहीं रचते और ये गीता नहीं लिखी जाती तो इस समाज में समरसता का गुण नहीं घोलता और हमें ये भान भी नहीं होता कि गीता का एहसास क्या है। मैम, आपने घर वापसी की बात की, हिंदू घर वापसी हुए हैं, आपने बताया 200 से प्लस 200+ उन लोग को घर वापसी करवाई, ये ऐसा अनुमान है। पर ऐसा कोई प्रशासन को अभी तक नोटिस नहीं दिया गया कितनी घर वापसी हुई है। साथ में एक चीज़ और ये है मैम कि अगर हिंदू घर वापसी होती है तो उसे किस धर्म, किस जाति में उन लोगों को लिया जाए?
हिंदू की वापसी हिंदू धर्म में ही होगी, क्योंकि मुझे लगता है ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान से ही हिंदू राष्ट्र का निर्माण होता है। तो खुद जानती हैं कि उन्हें कास्ट में रखना मतलब उनको सरनेम देना, उनकी पोस्ट देना। आप कोई भी गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करें, उसमें पोस्ट, उसमें जाति देखी लिखी जाती है। आपको कौन जाति, ये तो उनके विचार पे, उनके भाव पे निर्भर करता है कि वो शर्मा होना चाहती हैं, कि वो यादव होना चाहती हैं, या वो किसी भी जाति में जाना चाहती है। ये उनके स्वभाव पे निर्भर करता है, ये हम पे निर्भर करता है कि आज मैं यादव हूँ, मैं इस बात से गौरवान्वित हूँ क्योंकि मैं यदुकुल में पैदा हुई हूँ। और दिव्य दरबार का आपने इतना बड़ा आयोजन किया, उसकी प्रशासन से क्या सहयोग है, आप कैसे उसकी तैयारियां करिए, कुछ खास तैयारी? बिल्कुल, इसमें पूरे प्रशासन का जो एक सुरक्षा की दृष्टि से हर जगह जहाँ पे भी बागेश्वर धाम सरकार जाते हैं तो उस सुरक्षा की दृष्टि को तो स्वाभाविक है कि प्रशासन देखेगा ही, पर मेरे ये जो बुंदेलखंड के मेरे भाई माता पिता हैं ये भी किसी से कम नहीं हैं, तो इन्होंने स्वयं अपना जिम्मा उठा रखा है कि दीदी दिव्य दरबार होने दीजिए, लोगों को आने दीजिए, हम सारी व्यवस्थाएं करेंगे और बिल्कुल जिला निवाड़ी को एकदम सौंदर्य रूप देंगे और पुष्पों से जिस तरीके से भी जो स्वागत का माध्यम होगा, यहाँ से हम लोग कम से कम 1000-2000 बाइक की रैली के साथ उनका स्वागत करेंगे, दिव्य दरबार तक ले जाएंगे और मेरे निवास पर भोजन प्रसादी होगी महाराज जी की और उसके बाद कार्यक्रम। अनुमान होगा ना कि कितनी संख्या में लोग? मुझे लगता है अनुमानित 1 लाख तक की संख्या का आगाज मैं कर रही हूँ, पर अगर उससे ज़्यादा भी अगर संख्या आती है तो हमारा जो ये बुंदेलखंड है, ये जो जिला है, ये बहुत ही प्रिय है। मतलब यहाँ पे जो ये इसको कृषि प्रधान इस बुंदेलखंड को इसीलिए कहा जाता है कि अगर यहाँ गरीब परिवार के यहाँ भी 50 लोग भी भोज करने आ जाएं तो हम व्यवस्था कर लेते हैं, तो हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।